नौ आप सभी का स्वागत है। एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.1 है ना। और किसी की ये एक्सरसाइज 11.1 भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस था उसको बहुत कम कर दिया गया था। अप्रॉक्स में कुछ चैप्टर कम कर दिए गए थे और कुछ एक्सरसाइज भी कम कर दी गई थी, रिड्यूस कर दी गई थी, सो दैट यहाँ पर इसलिए भी कुछ एक्सरसाइज आप में वहाँ पर कम होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज का नाम 11.1 हो सकता है और किसी में ये 13.3 हो सकता है, कोई 13.1 बता रहा होगा क्योंकि चैप्टर भी कम ज़्यादा हुए, सो दैट हम इसको 11.1 मानकर आपको इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वैसे भी एक्सरसाइज कोई भी हो, हमें क्वेश्चन से मतलब है, उनके कंसेप्ट से मतलब है। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चंस कितने भी हों हम सॉल्व ही कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हम इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस का बेसिक आपको दे देना चाहूँगा, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पर हम 3 तरीके की शेप या 3 से 5 तरीके की शेप पर बात करेंगे, ठीक है। पहली शेप देख लीजिए आप। पहली शेप यहाँ पर होगी एक तो कोन, ठीक है। शेप कैसी होती है? ट्राइंगल की शेप में होती है एक तरीके से, ठीक है। कोन की शेप कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी तो उसकी जो कोन होती है वो कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं? आप कहोगे भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लो, इसको बोलते क्या है? इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? इस शेप का नाम क्या है भाई? कोन है, ठीक है। क्या है नाम इसका? कोन, ठीक है। स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। अच्छा जी, ट्राइंगल में जो ये इस तरीके से स्लैंट हाइट, जिसे आप हाइपोटेनियस भी ट्राइंगल में बोलते हैं, तो ये क्या होता है आपके पास? एल, ठीक है। और एल को कहते क्या है? तो यहाँ पर हम एल को क्या कहते हैं? स्लैंट लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्लैंट लाइन। क्लियर है कि नहीं? एज अ हाइपोटेनियस इसका यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप ये डॉटेड लाइन से रेडियस देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस कहते हैं। और पूरी ये जो डिस्टेंस है ग्रीन कलर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर का हाफ क्या होता है? होती है रेडियस। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर अभी देखना, जो मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ वो आपकी क्या होगी? वो होगी रेडियस, ठीक है। जिसे हम लोग कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो वर्टिकली लाइन मैंने जो खींची है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइट, और इसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमीटर का आधा रेडियस होती है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इस शेप का नाम कोन है। और ये जो स्लैंट लाइन यानी कि हाइपोटेनियस है उसे हम लोग स्लैंट लाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोन का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? सी एस, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई हो रहा होता है? हमेशा याद रखना, पाई आर एल। क्या अप्लाई होगा? पाई आर एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए क्या फार्मूला अप्लाई होगा? पाई आर एल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, यानी कि टोटल सी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई होता है? पाई आर लिखते हैं और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? आर प्लस एल। ये आपको याद रखना है, ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला फार्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया के लिए? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद दूसरी शेप आ जाती है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है भाई साहब, नोट कर लेना अच्छे से। ये जो शेप बन के निकल के आई है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें भी क्या होगी? रेडियस कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो ये आप एरिया देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस, और जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? इसकी हाइट है जिसे हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और डायमीटर क्या होता है? देखो ग्रीन कलर से दोनों जगह पे देख लो, ये जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ ये भी डायमीटर है, और यहाँ पर बेस में भी ये क्या है? दोनों जगह पे डायमीटर ही है, और इसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और आपको पता है डायमीटर क्या होता है? डायमीटर का हाफ रेडियस, और डायमीटर रेडियस का 2 गुना, ठीक है। दोनों बातें सेम ही हैं, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। और इस शेप का नाम क्या होता है भाई? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सिलेंडर। घर में जो सिलेंडर यूज़ होता है क्या उसकी शेप और इसकी शेप मैच कर रही है? आपको कभी यहाँ अप्रॉक्स में लग रहा है लेकिन बिल्कुल वही नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, इसे हम सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है। और इसका अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करना होता है? तो उसके लिए अप्लाई करना होता है 2 पाई आर एच।
अब आप कहोगे भैया बहुत कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, आप लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी का टोटल सरफेस एरिया में निकालना है, क्या निकालना है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई होगा, देखो 2 पाई आर पहले आ गया, यहाँ पर भी 2 पाई आर फिर से अप्लाई होगा और ब्रैकेट में आर प्लस एच, क्लियर है कि नहीं। तो ये दो फार्मूले सिलेंडर के लिए अप्लाई होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। कर्व सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। अब आपको भैया आर क्या है, एच क्या है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है, एच क्या है, आपकी हाइट है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि पाई बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर पाई क्या है, तो पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, बट पाई की वैल्यू आपको क्या अप्लाई करनी है, क्या पुट करनी है, वो याद रखना। पाई की वैल्यू हम लोग दो रख सकते हैं, एक तो 22/7 और दूसरा क्या रख सकते हैं, दूसरा आप इसकी जगह पे रिप्लेस करके 3.14 भी लिख सकते हो। ये दोनों ही पाई की वैल्यू हैं जो आप यहाँ पर रख सकते हो। और स्टैंडर्ड मैथ पढ़ोगे तो वहाँ पर अक्सर हम 180 रखते हैं, ठीक है। ये आपको 11th-12th में पढ़ने को मिलेगा, बट अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, सिलेंडर के बारे में भी आपने सीख लिया, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखो कोन भी आपने पढ़ लिया, सिलेंडर भी पढ़ लिया, अब क्या बचता है भाई साहब, बचता है स्फीयर यानी कि गोला, ठीक है। अब गोला और सर्कल में बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, गोला है, ठीक है। इसको नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है, गोला खुद ही से बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, गोला को कुछ इस तरीके से बना ही लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा मान लेते हैं गोला होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि स्पेशली आप चाहो तो डायग्राम खुद से बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूले इसके लिए अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, गोले को क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्फीयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, तो वो कैसे निकलेगा, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या होगा भाई साहब, नोट कर लेना, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हाइट नहीं होती, एच नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टोटल कर्व सरफेस एरिया इसका कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसका हाफ कर दोगे तो वो बन जाएगा हेमिस्फेरिकल, तो हेमिस्फेरिकल का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिखना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है। देखो CSA लिख दिया है और उसके आगे H लिख दिया है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा हो सकता है टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना, इसके लिए फार्मूले सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, ये इतने फार्मूले आपने नोट डाउन कर लिए, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसके अलावा कुछ और फार्मूले मैं यहीं पे लिखाऊंगा इससे रिलेटेड, जो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब उसके बाद आ जाता है कि स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालना है आपको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर नहीं, यहाँ पे लिखेंगे स्फेरिकल यानी कि स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फार्मूला क्या अप्लाई होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन बोल लिया जाए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल यानी कि इसका हाफ जो हो जाएगा हेमिस्फेरिकल के लिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2/3, क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा कर देंगे। तो ये 5 फार्मूले इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्फीयर के लिए, ठीक है। इन पांचों का यूजेस कैसे होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज 4 हैं आपकी 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, इन चारों का बहुत उपयोग हो रहा होगा, तो वहाँ पर मैं बार बार आपको बताने बैठूंगा तो आपको कि भैया पहले आपने कंसेप्ट बताया नहीं, तो ये फार्मूले आपको नोट करना होगा, याद करना होगा, क्लियर है कि नहीं। और क्वेश्चन के साथ तो करा ही दूंगा, तो आपको एक बार आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, और उसके बाद क्वेश्चन के साथ कैसे अप्लाई करना है सीखोगे ऐसे ही आप, ठीक है। उसके बाद क्यूब और क्यूबाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पेशली क्यूब होता कैसे, ठीक है, उसकी शेप कैसी होती है एक बार समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं एक क्यूब, ठीक है, क्या बना रहे हैं, क्यूब। तो भाई साहब ये रहा हमारे पास क्यूब, क्यूब कुछ ऐसे ही होता है भाई, आप कहोगे हाँ भैया क्यूब तो कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा जी, अब क्यूब की खास बात क्या होती है, इसकी जो जैसे लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है, और जो ये इसकी हाइट होती है, ये तीनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये तीनों ही क्या होती, इक्वल होती हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, आप कहोगे हाँ भैया। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ अगर क्यूब आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो फार्मूला क्या अप्लाई करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एज इंटू एज इंटू एज। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए फार्मूला अप्लाई क्या होता है, एज
इनटू में फिर आप लिखोगे एज, इनटू में फिर आप लिखोगे एज। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, जो हाइट है, इन तीनों की मल्टीप्लाई है ना, और तीनों सेम ही। तो यानी कि आप इसको इनडायरेक्टली ए ऐसे 3 टाइम्स लिखोगे, और आपको पता है बेस इक्वल होने पर पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इनडायरेक्टली आपके पास निकल के आ जाएगा ए की पावर 3। और यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर क्या है, साइड है, तो ए बिलोंग्स टू साइड, यानी कि यहाँ पर साइड का स्क्वायर हो रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, ए क्यूब। ठीक है, कैसे निकलेगा, ए क्यूब, यानी कि जो साइड दी जाएगी उसका हम लोग क्यूब कर देंगे। क्लियर है कि नहीं आपको? ओके, ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, और ओरिजिनल फार्मूला ये होता है। ठीक है, एल इंटू बी एच ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे तो वहाँ पर स्पेशली होता क्या है, तो वहाँ पर हो कुछ नहीं जाता, थोड़ा स्पेशल हो जाता है। वहाँ पर कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल दो ऐड होकर एक क्यूबॉइड बनाते हैं। ठीक है, देखना अभी कुछ इस पैटर्न पे। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा आपका क्यूबॉइड। ठीक है, तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पर लेंथ चेंज हो जाती है, जबकि ब्रेथ और हाइट लगभग सेम ही रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालोगे क्यूबॉइड। ठीक है, तो अब आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, एल इंटू बी इंटू में एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर आपको शोर आ रहा है तो प्लीज़ आप मैनेज करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन तो हम अब कराने वाले हैं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बट अगर आपको शोर आ रहा है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, समझने का प्रयास करना, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। पहला क्वेश्चन बोला गया डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, यानी कि यहाँ पर कोन शब्द आ गया, यानी कि हमें एक फटाक से क्या बनाना है, कोन बनाना है। और उसकी शेप कैसी होगी, कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, कोन शब्द आ गया, तुरंत एक कोन बना दो, तुरंत सोचना ही नहीं है। इसके भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये हाइट रही और ये इसकी रेडियस रही। क्लियर है, अब जो दिया गया उसी को हम लोग नोट डाउन करेंगे। क्लियर, अब क्या बोला गया, डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर की बात होगी, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस। ठीक है, वो कितना दिया गया हमारे पास, 10.5, तो इसको लिखते हैं 10.5। क्लियर, आप कहोगे ठीक है। उसके बाद इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये 10 मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपने फार्मूला पढ़ा है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। यही फार्मूला होता है कि नहीं? आपके पास ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है डायमीटर। ठीक है, 10.5। तो आपको पता है डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। और एल भी आपके पास है कितना, 10 है। ठीक है, ये क्या है, स्लैंट हाइट की बात होगी तो वो क्या होगा, एल होगा। यानी कि आपके पास एल भी है, डायमीटर का हाफ रेडियस भी है, और पाई की वैल्यू भी आपके पास है। ठीक है, तो अब क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर पाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, आपको पता है पाई की जगह पे हम लोग रखेंगे 22/7। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे ठीक है। आर की जगह पे देखो 10.5, ये क्या है, हमारा डायमीटर है, इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है भैया। एल क्या है हमारे पास, 10 है। क्लियर, आप कहोगे यहाँ तक भैया समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पर 10 के बाद एक डेसिमल लगा हुआ है। इसको हमने ब्लू कलर से इस तरीके से हटाया, और आपको पता है एक डेसिमल हटाते हैं तो एक जीरो डिनोमिनेटर में बढ़ाते हैं कि नहीं? आप कहोगे हाँ भैया, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, अभी भी याद है। अब देखो 10 से 10 2 जा 20 हो जाएगा। आप कहोगे बहुत अच्छे, ये भी हमने पढ़ा था। अब देखो 2 से 22 कटेगा तो 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसे आप लिखोगे। आप कहोगे हाँ भैया। अब देखो 7 से 105 भी कट रहा है तो 7 1 जा 7, देखो 7 1 जा 7, तो 10 में से 7 1 जा 7 हो गया, 3 बचेगा, यानी कि 3 और 5 35, 7 5 जा 35, ऊपर आ गया 15, और मल्टीप्लाई में आ गया 11, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 15 बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 5 जा 55, और 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो यही आपका क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे भैया इतना आसान था। जी हाँ साथियों, इतना आसान था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई साहब, सेकंड क्वेश्चन रीड करिए और आप सोचिए क्या आपसे ये हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन बोला क्या गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि फिर से एक कोन बनेगा। कोन आ गया तो यानी कि कुछ इस तरीके का आपका रहेगा कोन। डायरेक्ट शेप समझ में आ जाए तुरंत बना दो, सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब जो दिया गया हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है,
स्लैंट हाइट 21 मान लेते हैं, ये क्या है 21, मानना क्या है, ये तो एल है ही दिया गया, ठीक है, तो 21 हो गया। अच्छा, डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 मीटर, यानी कि डायमीटर यानी कि पूरा दे दिया गया है डायमीटर 24 मीटर, ठीक है, याद रखना यूनिट ये क्या है, मीटर में है दोनों, ठीक है, और यहाँ 24 क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो बोला गया है अब वो नोट डाउन करते हैं भाई साहब। यहाँ पर क्या बोला गया है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, किसका निकालना है, वो भी कौन का, तो आपको पता है टोटल, ठीक है, क्या टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फार्मूला क्या होता है, कितने लोगों को पता है, अभी हमने बताया था पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब आप कहोगे भैया एल भी है हमारे पास डायमीटर से, आर भी है, अब किस बात की देरी है, क्वेश्चन को आप करवाइए भैया। तो पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7, ठीक है, आर की जगह पे देखो डायमीटर हमारे पास कितना है 24, तो इसका आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी आपको कि बिल्कुल ब्रैकेट में देखो 24 का आधा करेंगे, देखो इसको लिखेंगे 24/2, क्योंकि रेडियस कैसे निकलेगी, डायमीटर का आधा करके, और हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है 21। यहाँ तक कहानी क्लियर, आपको भी इतना हलवा था, इतना आसान था। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो 2 लिखा है, 2 से ये 22 कटेगा कि नहीं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा 11 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, और इसके साथ देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 12 में 21 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 में 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। अच्छा जी, अब इन सब की मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर भी क्या है 7 है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई कराना है और 7 से डिवाइड कराना है। अब ये काम मैं आप पर ही स्किप कर दूं, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो इसमें कुछ बचा नहीं है, अब इस चीज़ को बस सॉल्व करना है, और इतना तो भाई आप लोग कर सकते हो, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ रहे हो, इस फ्रैक्शन को तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा। पहले क्या करना, न्यूमरेटर में सबकी मल्टीप्लाई कर देना और फिर 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है, यहाँ पर जो भी आएगा और फिर आपका जो भी आंसर आए। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आप कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है, ये मेरे लिए होमवर्क नहीं, बहुत आसान हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भाई क्या बोला गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फिर से कोन की बात हो रही है, यानी कि कोन बना देंगे फिर से एक छोटा सा इस तरीके से, जो कि हम लोग खाते रहते हैं आइसक्रीम के थ्रू, कोन है ना। आपको कि भैया इतना अच्छा मजाक नहीं करना चाहिए, आपको आइसक्रीम की याद दिला दी, और अभी हम रात के समय में क्लास देख रहे हैं, कैसे पॉसिबल है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे दिया गया है 308 है, ठीक है, स्लैंट हाइट आपके पास कितनी 14, तो ये भाई स्लैंट हाइट हो गई, एल की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस कोन दिया गया है, ठीक है, वो भी, तो ये शेप कैसी है, तो इसका नाम क्या है, कोन है, और रेडियस नहीं पता है तो रेडियस को आर ही रख लेते हैं, क्लियर, आप हो गए, ठीक है भैया। अब जो दिया गया है उसी के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फार्मूला क्या अप्लाई होता है, पाई आर एल, यही अप्लाई होता है कि नहीं, आप कहोगे हाँ भैया यही अप्लाई होता है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब आपको पता है कर्व सरफेस एरिया हमारे पास दिया गया है 308, तो हम इसको 308 LHS में लिख लेते, और इक्वल में क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा जी, आर हमको पता नहीं, आर हमको निकालना है, पहले क्वेश्चन है, और एल क्या है हमारे पास 14, क्लियर, आप कहोगे भैया इतना आसान, जी हाँ साथियों इतना आसान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 डिवाइड कर रहा है तो LHS में क्या करेगा, डिवाइड करता है तो मल्टीप्लाई, गुड, 308 मल्टीप्लाई हम लोग क्या लिखेंगे, इनटू में 7, ठीक है। और जो चीज़ें मल्टीप्लाई करती है वो क्या करती हैं LHS में, एज़ कम्पेयर टू LHS टू RHS, जब वो फॉरवर्ड होती हैं तो वो अपोजिट हो जाती है। देखो 22 और 14 यहाँ पर क्या करें मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको पता है 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है भैया। अब देखो, अब देखो ये 11 से कट रहा है, ठीक है, 11 2 जा 22, 11 8 जा कितना हो जाएगा भाई, 11 8 जा 28, सॉरी 11 8 जा 88 हो जाएगा, ठीक है। देखो कहाँ दिमाग चल रहा है भाई, अब आगे
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। अब ठीक है, अब देखो 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, और इसके इक्वल में क्या था, अभी भी रेडियस चल रहा था, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पर कैसे मिलेगी, आर इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। नहीं समझ में आए तो फिर से समझने का प्रयास करना। ठीक है, फिर से इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 308 लिखा था। ठीक है, 7 क्या करेगा, डिवाइड कर रहा था तो मल्टीप्लाई करेगा 22, और यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो चीज़ यहाँ पर डिवाइड करेगी। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना, अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो 11 से ये कट जाएगा, 11 2 जा 22, 8 बजेगा, 11 8 जा 88, और 11 2 जा 22। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, या फिर 2 2 जा 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि भैया आपने समझा रहे थे, अचानक आपने डायरेक्ट लिख दिया। अचानक नहीं लिखना वो, ठीक है, जैसे आपको समझाने में आसानी हो इसलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो पहला जो कि आपसे पूछा गया था रेडियस फाइंड आउट करना, तो वो तो आ गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है भाई साहब, सेकेंड क्वेश्चन कहाँ गया है देख लेते। तो रेडियस 7 आ गया कि नहीं, अच्छा जी, सेकेंड क्वेश्चन रीड कर लेते। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए कैसे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं भाई, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसके लिए फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यही होता है ना। तो आपको पता है पाई की जहाँ पे हम लोग 22/7 रख सकते हैं, और आर हमारे पास अभी कितना निकल के आया है, 7 निकल के आया है, अभी हमने निकाला था आर, फिर से 7 प्लस एल हमारे पास कितना है 14 है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, आपको भी भैया बिल्कुल क्लियर है। तीसरा ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद 22/7 में से 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 बचेगा, और 7 में ये 14 ऐड करेंगे तो 21, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आंसर आपका आ रहा होगा, आ रहा है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से हमने ये तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोला गया है। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। आप लोग रीड करिए और प्रयास करिए कि आपसे हो सकता है। बोला गया है अ कोनिकल टेंट, ठीक है, क्या बोला गया, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ठीक है, अच्छा कोनिकल की बात हो रही है तो फिर से वही कोन बनाना है। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी हाइट दी गई, ध्यान से समझने का प्रयास करना, हाइट ये। ठीक है, तो हाइट की बात हो रही है, यानी कि ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आपके पास दिया गया है, यानी कि ये क्या है एच, और एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 मीटर। क्लियर, आपको गया हाँ भैया। उसके बाद द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी कि ये जो बेस है इसमें जो रेडियस है वो कितना दिया गया है 24, ठीक है, मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट, अब स्लैंट हाइट आपसे पूछा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कैसा है, ये एक ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये रेडियस दी गई है, और आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से समझना, आपसे पूछा गया है ये येलो कलर। ठीक है, आप इधर भी देख सकते थे या फिर आप इधर देख सकते थे, और ये दोनों क्या है हाइपोटेनियस ही तो हैं, तो यानी कि आपसे एच यानी कि स्लैंट हाइट एल पूछा गया है, और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एल क्या है, स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर, एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर यानी कि एच का स्क्वायर, इस फार्मूले से निकलेगा। और ये फार्मूला ही नहीं बल्कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम है जो आपने पढ़ी होगी पीटी। ठीक है, पीटी करते हो ना, वही, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा वो समझो पहले। आर का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, और एच का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होगा होगा और इक्वल में तो एल स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखो 576 में 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 676, चूँकि एल का स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ पर इसको अंडर रूट में करोगे और इक्वल में एल बचेगा। एल इज इक्वल टू, अब 676 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 26 का, किसका होता है 26 का, यानी कि 26। तो एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 26 मीटर। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये डायरेक्ट आप कैसे लिख रहे हो, तो 676 को जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर में आपको मिलेगा क्या, ठीक है, तो इसके फैक्टर में आपको मिलेगा देखो 2 × 2, ठीक है, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको 2 × 2 × 13 × 13 मिलेगा। ठीक है,
जब आप इसको फैक्टर करना, जब भी आप क्वेश्चन ऐसा करना और यहाँ पे ये चीज़ रिप्लेस होके ये डायरेक्ट कैसे नंबर आता है, तो आपको उसके फैक्टर करने चाहिए, और जब आप फैक्टर करोगे तो आपको ये फैक्टर मिलेंगे। तो इसमें से दो 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 की पेयर बनते हैं, तो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और 13 में से एक 13 बाहर आ जाएगा, तो 32 या 26। और यही मैंने यहाँ पर ओरली डायरेक्ट लिख दिया है, और यही चीज़ आपको समझनी होती। तो स्लैंट हाइट आ चुकी है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वो कितनी आई 26। अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एल कितना आ चुका है 26, ठीक है। एच हमारे पास कितना था 10 था, और रेडियस हमारे पास 24 मीटर था। ये तीनों ही किस में है, मीटर में है, ठीक है। ये इनकी यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या बोला गया, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70, ठीक है 70। अच्छा जी, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 70 रुपीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें कैनवास के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। जब भी कैनवास की बात हो तब आपको कर्व सरफेस एरिया अप्लाई करना है। कोन की बात हो रही है तो कोन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिलेंडर की बात हो रही है तो सिलेंडर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा कि वो शेप कैसी बन रही होगी, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फार्मूला क्या होता है, πr/l, ठीक है। तो पाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 22/7, ठीक है। आर हमारे पास क्या है 24 है, और एल क्या है हमारे पास 26 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये भी आपसे नहीं होगा क्या, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उनको तो मैं करा ही देता हूँ। अब जैसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाए, देन लास्ट में आपको 70 से भी मल्टीप्लाई करनी होगी। मान लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो आपके पास मिलेगा x, तो उसमें 70 और x की मल्टीप्लाई करा देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये 4 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, चलिए भाई रीड करते हैं। वॉट लेंथ ऑफ ट्रिपेलियन, ठीक है 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर. Assume that the extra length of material that will be the required stitching margins and wastage in cutting in approx 20 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर बोल दिया गया है 3.14 आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो भाई जब देखो ट्रिपेलियन की बात हो रही है, यानी कि इसकी भी शेप कैसी होगी, कोनिकल टेंट बनाना है इसका, ठीक है। तो भाई साहब समझ में आ गया कि यहाँ पर भी कोन की ही बात हो रही है, ठीक है। एक एक्सरसाइज में एक ही डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम टाइम्स, तो कोन भाई कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन करी गई हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हाइट यहाँ पर 8 मीटर दिया गया, हमेशा याद रखना हाइट और स्लैंट हाइट में डिफरेंस है। हाइट की बात होगी तो वो सिंपल सी ऐसी हाइट होगी, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। स्लैंट की बात होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी और उसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हाइट यहाँ पर कितना दिया गया 8 मीटर, तो इसको 8 मीटर लिख दिया। उसके बाद रेडियस कितना दिया गया 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पर अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना हो तो निकाल लोगे ना आप कहोगे हाँ बिल्कुल, कैसे निकालेंगे, देखो एल कैसे निकालते हैं आपको पता है, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, और यहाँ पर तो ये ऐसे स्क्वायर चलेगा, और एल जब हम निकालते हैं तो इसको स्क्वायर रूट में रखते हैं, तो 36 और 64 ऐड करोगे तो 100 होगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यानी कि एल कितना हमारे पास निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम आप फिर से पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, अब आपको मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स वेस्टेज इन कटिंग अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसको स्टिच करके जब इस शेप को बना रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 20 सेंटीमीटर लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होता है, और जो भी एक्स्ट्रा में लग रहा है उसको बाद में उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है πr/l, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 बोला गया, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई साहब 10 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है। तो 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगा। और डेसिमल देखो 2 डिजिट के बाद लगाए तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो यानी कि 188.42 ये आ जाएगा कि नहीं। अच्छा जी, अब फिर से क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, वॉट लेंथ ऑफ ट्रेपेलियन ऑफ 3 मीटर वाइड विल बी द रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट। ठीक है, यानी कि 3 मीटर उसकी क्या है, विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, तो उस हिसाब से ये कितना ये शेप इसमें लग रहा होगा। तो 3 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 8 जा कितना आ जाएगा, सॉरी 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा और 3 8 जा, ठीक है 3 8 जा 24 और एक डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, 2 डिजिट के बाद, यानी कि आपके पास 62.80 आ जाएगा कि नहीं। और देखो यहाँ पर ये मीटर में आया है। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर से देखना। ठीक है, ये किस में आया है, मीटर में आया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 देखो आपको पता है, आपको क्या पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कितना लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो इसमें मीटर कितने होंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.20 ये मीटर निकल के आएगा कि नहीं। तो वो चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 62.80 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 0.20, इन सबको ऐड करेंगे तो 0 से 0 0, 8 में से 2 ऐड करोगे तो 0। ठीक है, 1 बचेगा तो 2 में 1 ऐड करोगे 3 और ये 6। ठीक है, एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि 63 मीटर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जो भी मार्जिन वहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो 63 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, ये मीटर स्क्वायर नहीं मीटर में होगा। ठीक है, किस में होगा, मीटर में होगा। क्लियर। उसके बाद 6th वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 6th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया द स्लैंट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आपको खुद से भी रीड करना है। द स्लैंट हाइट ऑफ अ बेस एंड डायमीटर ऑफ कोनिकल tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of white washing its curved surface area at the rate of 210 per 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी भाई साहब, तो यानी कि यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, कौन की बात हो रही है। तो भाई डायग्राम हर बार बनाना है आपको, प्रयास करना है एग्जाम में भी बनाना है, तो इससे एग्जामिनर पर एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट होता है और उन्हें भी समझ में आता है बच्चे ने मेहनत करी है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करके समझते, डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करते, तो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर बोला गया स्लैंट हाइट कितनी है, 25 मीटर। तो ये मान लेते हैं 25 है और इसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर डायमीटर कितना दिया गया है, 14, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 14। और ये है क्या, ये भाई साहब डायमीटर है। और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, यानी कि रेडियस यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा कि नहीं। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, आपने बोल दिया तो 7 ही होगा, क्योंकि इसका हाफ होता है ना। आपने भी पढ़ा है कि नहीं, जी भैया बिल्कुल पढ़ा है। तो रेडियस यहाँ पर 7 हो गया, एल भी हमारे पास 25 है। अच्छा जी, अब रिक्वायर्ड क्या है वो भी देख लेते हैं। अब बोला गया है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वाइट वॉशिंग की बात हो रही हो या फिर कैनवास की बात हो रही हो या फिर उससे कोई टेंट बनाया जा रहा हो, तो वहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया ही मैक्सिमम टाइम्स निकालना है। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, पाई आर एल। पूरी एक्सरसाइज में मैक्सिमम टाइम्स यही फार्मूला अप्लाई करा है। तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7। आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7। और एल हमारे पास है 25। आप कहोगे बिल्कुल भैया बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है क्या है, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 22 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 2 जा 50 का 0, 5 बचेगा। 25 2 जा 50 और 5 55। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको भी ठीक है भैया। अब इसमें खर्च एक्स्ट्रा कितना हो रहा है भाई, बोला गया है 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है तो पर 100 मीटर स्क्वायर यानी कि 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और 200 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा उसमें आपको 210 से मल्टीप्लाई कराना है और 100 से डिवाइड कराना है, बस यही आपसे बोला गया। अब हम इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। अब हम ओवरऑल जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
तो भाई साहब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर करा लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, 21, ठीक है। तो 1 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, मल्टीप्लाई 2 5 या 10 का 0, 2 5 या 10 और 1 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 और 11, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई, 11 11 5 5, ठीक है। ये रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे। आ गया समझ में आपको कि भैया बिल्कुल आप समझाएं और समझना है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई आपको कि डेफिनेटली भैया हो गया। उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 7 वाला क्वेश्चन क्या बोला गया भाई, 7 वाला क्वेश्चन बोला गया है अ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और वो कोन की शेप में होगा। बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ठीक है। ऐसे ही 10 सच कैप्स आपको बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं वो भाई साहब कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पर एक राइट एंगल भी बन रहा होगा। ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो दिया गया उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये 7 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 7। और यहाँ पर हाइट, ठीक है, तो हाइट कितना दिया गया है, h की वैल्यू आपके पास 24 है। और आपको अभी मैंने यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालना बताया था कि नहीं, तो आपको पता है एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, एच का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, ठीक है, प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर तो 49, और इन दोनों को ऐड करके अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, 25, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से आती है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीटी, ठीक है, जो स्कूल में कराई जाती वो नहीं, ये थ्योरम है भाई, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक, ठीक है। जब भी सीट रिक्वायर्ड से रिलेटेड एरिया पूछा जाए तो वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एक के लिए हम कर्व सरफेस एरिया अप्लाई कर रहे हैं ना, और ऐसे ही 10 चाहिए तो 10 से लास्ट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। देखो अभी वीडियो शूट कर रहे हैं तो मच्छर अभी हमको काट रहे हैं, अब हम उनको भगाएं या आपका क्वेश्चन कराएं। खैर क्वेश्चन तो आपका कराएंगे ही, मच्छर कितने भी काटें, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। ए भाई मच्छर ज़्यादा परेशान ना करो यार, क्वेश्चन हो जाने दो, ठीक है। अच्छा जी, बस तो यहाँ पर पाई की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे भाई, पाई की जगह पे रखेंगे 22/7, ठीक है। पाई की जगह पे क्या रखेंगे, 22/7। आर हमारे पास कितना है, 7 है, और एल हमारे पास कितना है, 25 है, ठीक है। इसलिए हमको एल बार बार निकालना पड़ता है क्योंकि एल का यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, और एल क्या है, स्लैंट हाइट है यानी कि हाइपोटेनियस है, इसलिए। तो भाई साहब अब आपको पता है कि 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 और 22 की मल्टीप्लाई, तो 25 टू या 50, 25 टू या 50 और 5 55, ठीक है। तो ये तो एक के लिए कर्व सरफेस एरिया है, तो 10 के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5500, ठीक है। ये एरिया निकल के आ जाएगा, मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है, कितना है, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा लास्ट में। समझ में आ गया आपको कि बिल्कुल आ गया समझ में। अब लास्ट वन क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद सारी मुसीबत की जड़ ख़त्म, ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर मस्ती करेंगे हम लोग। आधे घंटे में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अरे भाई 38 मिनट की क्लास हो गई, 2 मिनट और, ठीक है, मात्र 2 मिनट। क्वेश्चन क्या बोला गया, अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 15 hollow cones made of recycled cardboard each cone, ठीक है, each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. It's the outer side of each of the cones to be the painted in the cost of painting is 12 rupees per meter square. What will be the cost of पेंटिंग ऑफ क्या भाई, पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। अच्छा जी, तो मतलब क्या बोला गया, 50 हॉलो कोन से मिलकर एक कार्डबोर्ड बनाया गया है। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक कोन तो कुछ इस तरीके की शेप में होगा और ऐसे ही कितने हैं, 50 हैं भाई साहब, ऐसे ही कोन कितने हैं, 50। यानी कि अगर हम एक के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो कुछ और आएगा, लेकिन ऐसे ही 50 कोन से मिलकर के एक कार्डबोर्ड बनाया गया है, तो सोचो एक के लिए जो आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, पाई आर एल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के लिए।
तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, अच्छा जी, चूँकि हमारे पास अब क्या क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 40 है, तो रेडियस कितना होगा 40 के हिसाब से वो 20 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, चूँकि वो सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.2 मीटर ये आ जाएगा कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और हाइट यहाँ पर कितना दिया गया है, हाइट यहाँ पर दिया गया है भाई साहब कितना है, 1 मीटर। ठीक है, तो अगर आप स्लैंट हाइट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1 मीटर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो कितना निकल के आएगा अप्रॉक्स में, देखो ये रहा। ठीक है, ये पहले से ही इनडायरेक्टली दे दिया गया, तो 1.02। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3.14 रखना है, समझना है आपको। अब कर्व सरफेस एरिया अप्लाई करोगे CSA, तो इसके लिए क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14, आर की जगह पे कितना रखोगे 0.20, और एल की जगह पे आप रखोगे 1.02। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे भाई साहब, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करके रख दें यहाँ पे भाई हम, या फिर आप लोग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे, आई होप, समझदार आप लोग बहुत हैं, काफ़ी समझदार है ना। अच्छा जी, तो अभी आपको करना क्या है, तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है, तीनों की मल्टीप्लाई कराना है। भाई स्पेस कम है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, देन आपको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करा लोगे तो मान लेते हैं वो कितना आ जाएगा, वो मान लेते हैं x आ जाएगा। अब इसके आगे का काम क्या है भाई, अब बोला गया है 12 पर मीटर स्क्वायर के लिए आपको खर्च करना पड़ता है फॉर पेंटिंग के लिए, तो जो भी आएगा उसमें लास्ट में आपको 12 से मल्टीप्लाई करा देना है, और जैसे ही आप 12 की मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको फाइनल आंसर बताना चाहूँ तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 384.34। ठीक है, ये अप्रॉक्स में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इतना रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट आप मल्टीप्लाई कराना अप्रॉक्स में इतना ही आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करे। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ डाउट आते हैं देन आप अपने उस डाउट्स को कमेंट्स में पिन कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके सॉल्यूशंस, उनके जवाब लेकर आप सभी के साथ मुखातिब होंगे और उनको बेहतरीन तरीके से समझाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे, ताकि आपका नॉलेज और अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सके। इस तरीके की वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।